नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्कृष्ट धातुएं और संक्षारण। ठीक है ना। तो इससे पहले जो है हम लोग अभी जो है अध्याय 5 पढ़ रहे हैं, धातुएं और अधातुएं। तो उसमें से जो है हम और टॉपिक जो है उनको हम पहले ही कवर कर चुके हैं, है ना। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्कृष्ट धातुएं और संक्षारण। ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं उत्कृष्ट धातुएं क्या होती है। ठीक है। और इनके क्या क्या उपयोग हैं, इनका किन किन चीज़ों में उपयोग किया जाता है। ओके। तो सबसे पहले आपको जो है मैं बता देता हूँ कि उत्कृष्ट धातुएं क्या होती है। तो ऐसी धातुओं को हम उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं जो धातुएं क्या होती है, निष्क्रिय प्रवृत्ति की होती है। क्या होती है? निष्क्रिय, है ना। सॉरी, यहाँ पर देखिएगा, है ना। जो ऐसी धातुएं जो क्या होती है, निष्क्रिय प्रवृत्ति की होती है। किस प्रवृत्ति की होती है? निष्क्रिय प्रवृत्ति की होती है। उन धातुओं को हम क्या बोलते हैं? उन धातुओं को हम बोलते हैं उत्कृष्ट धातुएं। जैसे कि हम बात करते हैं उत्कृष्ट धातुओं का उदाहरण अगर हम देखते हैं तो सोना है, चांदी है ना। सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है। तो ये सभी जो धातुएं हैं, है ना, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सभी धातुएं जो है कौन सी धातुएं हैं? ये सभी जो है उत्कृष्ट धातुएं कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि इनमें जो है निष्क्रियता का गुण पाया जाता है ना। ये जो है निष्क्रिय प्रवृत्ति होते हैं। अब यहाँ पर निष्क्रिय प्रवृत्ति कहने का मतलब क्या है? निष्क्रिय प्रवृत्ति कहने का मतलब है कि ये जो तत्व जो है ना, ये जो धातुएं हैं, ये आसानी से जो है नमी से फिर ये वायु से, है ना, या फिर अन्य जो धातुओं और अधातुओं से जो है ये जो है धातुओं अधातु नहीं, अम्ल या फिर क्षार से जो है आसानी से जो है ये जो है क्रिया नहीं करते हैं। और क्रिया नहीं करने के कारण से ही क्या होता है, इनके रंग में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं आता है और इनकी चमक जो है लंबे समय तक क्या होती है, बनी हुई रहती है। इस कारण से इन धातुओं को हम क्या बोलते हैं? इन धातुओं को हम बोलते हैं उत्कृष्ट धातुएं। ओके। और उत्कृष्ट धातुओं की निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण से जो है ये जो है हमारे लिए जो है निष्क्रिय प्रवृत्ति के गुण के कारण से ये जो हमारे लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनका उपयोग हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि सोना है ना, सोना है, चांदी है। तो जो सोना है और चांदी है, इनका उपयोग जो है हम किस में करते हैं? इनका उपयोग जो है हम आभूषण बनाने में करते हैं। किस में करते हैं? आभूषण बनाने में करते हैं। आभूषण मतलब गहना। ओके। तो आभूषण बनाने में हम जो है उत्कृष्ट धातुओं का जो है प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसी कारण से गहना देखना, जो जितने भी आपके घर में भी जो गहने होंगे, है ना, जो मम्मी लोग पहनते होंगे, देखे होंगे, वो सब जो है या तो सोना के बने होते हैं या फिर चांदी के बने होते हैं। ठीक है। यदि अन्य तो ये जो है सोना और चांदी के बने होने के कारण से, चूँकि सोना और चांदी क्या उत्कृष्ट धातुएँ होती है, और उत्कृष्ट धातु होने के कारण ठीक है ना, उत्कृष्ट धातु होने के कारण सोना और चांदी की चमक जो है लंबे समय तक क्या होती है, बनी हुई रहती है। इस कारण से हम इनका उपयोग जो है उत्कृष्ट धातुओं का उपयोग आभूषण बनाने में करते हैं। ओके, समझ में आया? तो आप समझ गए होंगे कि उत्कृष्ट धातुओं का उपयोग जो है हम किन किन चीज़ों में करते हैं। ठीक है। और क्यों करते हैं समझ गए होंगे। उत्कृष्ट धातुएं क्या है ये भी समझ गए होंगे। ठीक है ना। उसके बाद आगे समझिए कि जब भी क्या होता है, कोई भी धातु जो रहता है उसको हम क्या करते हैं, इनके अयस्क से प्राप्त करते हैं, अयस्क या फिर खनिज से प्राप्त करते हैं। तो धातुएं जो है मुलायम प्रवृत्ति की होती है। कैसी होती है? धातुएं जो है मुलायम होती है ना, नरम प्रवृत्ति की होती है। तो हम जो है मुलायम धातुओं का उपयोग जो है बहुत सारी चीज़ों में नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर जो लोहा जो है अगर क्या होता, मुलायम होता, तो लोहा अगर मुलायम होता तो उनका उपयोग क्या हम रेल की पटरियों को बिछाने में कर पाते? क्या नहीं कर पाते? उनका हम खंभा बना पाते? क्या नहीं बना पाते? तो इसी कारण से क्या होता है, जो धातुएं जो होती है उनको जो है धातुओं को जो है मजबूत बनाने के लिए, है ना, धातुओं को कठोर और मजबूत बनाने के लिए अपने स्वेच्छानुसार हम क्या करते हैं, उसमें जो है अन्य धातुओं या फिर अशुद्धियों का क्या करते हैं, उसमें मिश्रण करते हैं, मिलाते हैं, जिससे वो धातु जो है क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। ओके, समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद जो है आपने सुना होगा जो सोना जो रहता है ना, सोना, तो सोना में सुना होगा कि जो सोना जो होते हैं 24 कैरेट के जो सोने होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एकदम से शुद्ध होते हैं। ठीक है, मतलब 100% शुद्ध। ओके। और यहाँ पर जो हम देखते हैं जो सोना जो होता है उनको जो है किस में मापा जाता है? उनको जो है कैरेट के रूप में जो है ना, उनकी शुद्धता को कैरेट के रूप में मापा जाता है। ओके,
ये आप जानते होंगे। तो जो 24 कैरेट का जो सोना जो होता है वो क्या होता है, एकदम शुद्ध होता है। किंतु जो है शुद्ध सोने का उपयोग जो है हम आभूषण बनाने में नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है, जो शुद्ध सोना जो है वो क्या होता है, वो जो है मुलायम होता है। तो उनको कठोर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें जो है चांदी या फिर तांबा क्या कर देते हैं, उसमें जो है मिला देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 22 भाग जो है उसमें जो है क्या होता है, सोना होता है, 22 भाग सोना, ओके। और 2 भाग जो होता है वो होता है 2 भाग चांदी, या फिर क्या करते हैं हम चांदी या फिर जो है तांबा मिलाते हैं उसमें, ओके। क्या मिलाते हैं, तांबा। तो इस प्रकार से जो है हमको क्या प्राप्त होता है, इस प्रकार से हमको जो है सोना प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हम जो है आभूषण बनाने में करते हैं, ओके। उसके बाद हम आगे जो है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे उत्कृष्ट धातुएं और जो है क्यों अशुद्धियों को मिलाया जाता है, अशुद्धियाँ या फिर जो शुद्ध जो भी धातु रहते हैं उसमें जो है अन्य प्रकार की धातुओं को क्यों मिलाया जाता है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे समझते हैं संक्षारण। क्या समझेंगे, संक्षारण, ठीक है ना। संक्षारण क्या होता है, तो आपने जो है जैसे कि देखा होगा अपने आसपास में, जो जैसे कि अपना जो है घर में जो है कई चीज़ें जो रहती है जो लोहे की बनी हुई होती है। जैसे कि हम साइकिल की ही बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, साइकिल की, ठीक है ना। तो यदि हम साइकिल की बात करते हैं तो साइकिल का जो रिंग जो रहता है, क्या रहता है, रिंग। तो आपने देखा होगा जब आप साइकिल को जो है नए नए ला रहते हैं तो वो जो उनका जो रिंग जो रहता है वो जो है क्या होता है, रिंग जो है चमकदार आपको दिखाई देती है। लेकिन कुछ दिनों बाद आप जब देखते हैं, है ना, कुछ साल जो है गुजर जाता है या फिर कुछ महीना गुजर जाता है, यदि आप उनको क्या कर देते हैं, ऐसे ही खुले वातावरण में छोड़ देते हैं जहाँ पर जो है नमी और वायु क्या हो, उपस्थित हो, तो क्या होने लगती है, उस रिंग में जो है धीरे धीरे जो है एक भूरे रंग की पदार्थ क्या होने लगती है, वहाँ पर जो है उसमें जमने लगती है, ठीक है ना। और वो भूरे रंग का पदार्थ क्या है, वही जो है जंग कहलाता है। क्या कहलाता है, जंग। तो लोहे में जंग का लगना, है ना, लोहे में जो है जंग का जो लोहा जो रहता है उसमें जंग का लगना क्या है, लोहे में जंग का लगना जो है क्या है, वो जो है संक्षारण का क्या है, उदाहरण है, ओके। क्या है, संक्षारण का उदाहरण है। मतलब जो है किसी धातु के ऊपर, है ना, किसी धातु के ऊपर उनके यौगिकों का बनना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है, ठीक है। तो लोहे में जंग का लगना संक्षारण का क्या है, एक उदाहरण है, ठीक है, समझ गए। तो जैसे ही क्या होता है, किसी भी धातु का जो है संक्षारण होता है तो वो क्या होने लगती है, वो धातु जो है ख़राब होने लगती है ना, उनकी जो मजबूती रहती है वो घटने लगती है। इसी कारण से अगर किसी जो है आपका जो है खिड़की, दरवाज़ा, जो कुछ भी है, अगर उसमें जो है क्या लग जाता है, यदि जंग लग जाता है, तो जंग, है ना, जंग लगने के कारण से क्या होता है, वो जो है ख़राब होने लगता है। देखते तो होंगे, है ना। चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो जंग लगने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन किन कारणों से जंग लगता है, चलिए देखते हैं। उसके लिए जो है आपको क्या करना होगा, 3 परख नली लेना होगा, ऐसा, ठीक है ना। तो 3 परख नली लेते हैं। एक परख नली में हम क्या करते हैं, नॉर्मल पानी को भर देते हैं। दूसरा जो परख नली है उसमें जो है हम उबला हुआ पानी डालते हैं इसमें। और जो तीसरा जो परख नली है, जो तीसरा जो परख नली है उसमें हम जो है कैल्शियम क्लोराइड को डालते हैं। और कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, ये जो है परख नली को जो है शुष्क कर देता है, मतलब नमी और वायु जो रहता है उसको क्या कर देता है, समाप्त कर देता है नमी को, ठीक है ना, कैल्शियम क्लोराइड जो है। उसके बाद हम तीनों में क्या करते हैं, जंग रहित, है ना, जंग रहित जो लोहे की कीले जो होती है ना, है ना, जिसमें जंग ना लगा हो, नया कीला जो हो, है ना, लोहे का, उसको क्या कर देते हैं, हम तीनों में डाल देते हैं। और तीनों में डालने के बाद हम क्या करते हैं, इसको जो है इसके मुंह को जो है कारक से, जैसे कि ये जो कारक बंद है ना, इससे जो है बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद हमको इसको क्या कर देते हैं, 2-3 दिन के लिए क्या कर देते हैं, इसको रख देते हैं। अब रखने के बाद 2-3 दिन बाद हम क्या करते हैं, इसका हम अवलोकन करते हैं। क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। तो हम देखते हैं कि जिसमें पानी था, क्या था, जिसमें नॉर्मल पानी भरा हुआ था, उसमें का जो कील रहता है उसका रंग क्या हो गया है, बदल गया है। क्या हो गया है, बदल गया है। और उस कील के ऊपर जो है एक जो है भूरा भूरा जो है क्या जम गया है, एक यौगिक जो है उसके ऊपर जो है उनका यौगिक बन गया है, भूरा भूरा पपड़ी जम गई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं, ठीक है। जबकि दूसरा जो परख नली था, ये वाला, कौन सा, ये बीच वाला, तो इसमें आप देख रहे होंगे उबला पानी भरा हुआ है। अब उबला पानी में चूँकि क्या नहीं होता, उबला पानी में जो है ऑक्सीजन की कमी होती है या फिर ऑक्सीजन नहीं होती है ना, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। इस कारण से ये वाला जो क्या है, ये वाला जो आपका ये जो कील है उसमें भी जो है जंग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। उसके बाद जो तीसरा देखते हैं, इसमें ये तो एकदम से शुष्क है, ना इसमें पानी है और ना इसमें क्या है, इसमें वायु है।
तो इसमें भी क्या है, इसमें जो है न ही वायु है और न ही पानी है, तो इसमें जो है कोई भी जंग नहीं लगता है। तो इससे हमको पता चलता है कि जंग लगने के लिए जो है सबसे जो है दो चीज़ों की जो है आवश्यकता होती है जंग लगने के लिए। एक होता है वायु, मतलब जो है ऑक्सीजन, क्या होता है, एक होता है ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा जो आवश्यकता पड़ती है वो होती है नमी की, मतलब पानी की आवश्यकता होती है ना, नमी की आवश्यकता होती है, मतलब पानी की। यदि जो है ये जो होते हैं जहाँ पर भी उपस्थित होते हैं, तो वहाँ पर यदि लोहा है या फिर कुछ और अन्य, जैसे कि लोहे की ही बात करते हैं, है ना, इसमें हम लोहा देख रहे हैं तो लोहे की कील देख रहे हैं। यदि हम लोहे को क्या करते हैं, यदि हम जो है उनको है ना, वायु जो पानी जो है, नमी मतलब, और वायु हवा जिसमें ऑक्सीजन हो, है ना, यदि ऑक्सीजन और नमी दोनों उपस्थित है तो वहाँ पर क्या लगता है, जंग लगता है। और उनकी अनुपस्थिति में जो है जंग नहीं लगता है। ओके, समझ में आया। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति क्या है, बहुत ही आवश्यक है। समझ में आया। तो हम जो है जंग लगने से क्या होता है, हमको नुकसान होता है, तो हम इससे जो है हम जंग लगने से जो है हम कैसे बचा सकते हैं लोहा को। तो इसके लिए हम जो है कई उपाय अपनाते हैं, है ना। जैसे कि जो है देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पहला है पेंट लगाना। क्या लगाना, पेंट लगाना। तो ये जो है सबसे पुराना उपाय है ना, पेंट लगाना। आप देखे होंगे जब भी आप नया घर बनाते हैं, उसमें लोहे का जो है खिड़की दरवाजे कुछ भी लगाते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं, संक्षारण रोकने के लिए जो है पेंट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पेंट। ओके, तो पेंट लगाते हैं। तो पेंट लगाने से क्या होता है, वो जो सतह जो रहता है ना लोहे का, वो क्या होता है, सतह जो है नमी और ऑक्सीजन के प्रभाव से क्या हो जाता है, मतलब उनका जो है उन पर प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब जो है वो जो है उनसे क्या करता है, बचाव करता है ना, उन पर जो है सुरक्षित रखता है। जो पेंट की परत जो है वो क्या करता है, पेंट की जो परत है वो लोहे को, है ना, लोहे को ऑक्सीजन और नमी से क्या करता है, बचा करके रखता है। और जिसके कारण से क्या होता है, जंग नहीं लगता है ना, और जो लोहा जो है क्या होता है, सुरक्षित रहता है। ओके, एक हो गया पेंट लगाना। दूसरा उपाय हम क्या अपनाते हैं संक्षारण रोकने के लिए, ग्रीस लगाना। क्या अपनाते हैं, ग्रीस लगाना। अब जो है ग्रीस लगाना है ना, तो ग्रीस जो है हम क्यों लगाते हैं, ताकि जो वायु और नमी जो है उनसे जो है जो धातु है उनका जो है संपर्क क्या किया जा सके, तोड़ा जा सके, है ना। और इस प्रकार से जो है ग्रीस लगाने से क्या होता है, ग्रीस लगाने से जो है संक्षारण रुकता है। ओके, इसी कारण से तो जो साइकिल का जो चेन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, ग्रीस लगाते हैं। उसके बाद तीसरा है धातु की परत चढ़ाना। तो धातु की परत चढ़ाना है ना, तो जो लोहे जो होता है ना, जो लोहा जो होता है उसमें जो है उसके ऊपर क्या किया जाता है, धातु की परत चढ़ा दी जाती है। कई ऐसे धातुएं हैं जिनको जो है संक्षारण से रोकने के लिए उसके ऊपर जो है अन्य धातुओं क्या चढ़ा दी जाती है, परत चढ़ा दी जाती है, जिससे वो क्या हो जाते हैं, वो जो धातुएं हैं वो संक्षारण से जो है बच जाते हैं। और ये जो विधि जो होती है ना धातु की परत चढ़ाने की, इसको हम बोलते हैं विद्युत लेपन विधि। क्या बोलते हैं, विद्युत लेपन विधि। इसमें जैसे कि यहाँ पर देखिए जो घरों है ना, यदि हम देखते हैं तो लोहे को जो है, जैसे कि लोहा है, लोहे को क्या करते हैं, पिघले हुए जो जिंक रहते हैं ना, उस जिंक जो धातु है वो पिघला रहता है, उसमें लोहे को क्या कर देते हैं, डुबा देते हैं। डुबाने के बाद उसको क्या करते हैं, निकालते हैं, तो उसमें क्या चढ़ जाती है, जिंक की परत चढ़ जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत लेपन विधि बोलते हैं ना। तो जो घरों की छत बनाने के लिए जो चादर जो आते हैं ना, चादर है ना, घरों के छतों के ऊपर जो है, छत में मतलब ऊपर में लगाया जाता है, दीवार के ऊपर में। तो ये सब चादर जो है, चादर है, बाल्टी है, टंकी है ना, इन सब में जो है संक्षारण से बचाने के लिए जो है इनके ऊपर जो है क्या की जाती है, धातु की परत चढ़ाई जाती है। ओके, समझ में आया। इसके बाद हम आगे समझते हैं, यहाँ तक समझ गए होंगे, है ना। तो अलग अलग धातुओं के ऊपर कई प्रकार का जो है अलग अलग धातुओं का क्या करते हैं, हम परत चढ़ाते हैं, और इस प्रकार संक्षारण से हम क्या करते हैं, बचाव करते हैं। उसके बाद चौथा हम देखते हैं मिश्र धातुओं का निर्माण। क्या देखेंगे हम, मिश्र धातुओं का निर्माण, ठीक है ना। तो मिश्र धातुओं का निर्माण कैसे होता है, तो मिश्र धातुओं का निर्माण मिश्र धातुओं का जो है निर्माण करने की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, क्योंकि मैं शुरू से ही बता चुका हूँ कि जो शुद्ध धातुएं जो होती है ना, शुद्ध धातुएं जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, ये मतलब जितनी भी धातुएं हैं, ये जो शुद्ध धातुएं जो होती है
ये धातुएं जो है बहुत सी जो है क्या होती है, मुलायम होती है। तो मुलायम अगर होगी कोई भी धातु तो वो हमारे जो है आवश्यकता, अगर हम कुछ कठोर धातु बनाना चाहते हैं ना जो टिकाऊ हो, तो हमको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, वो कठोर हो, है ना। और कई प्रकार की जो है क्रियाशीलता उनकी क्या हो, कम हो, ताकि वो जो है उनके ऊपर जैसे कि हवा है ना, नमी है, इनका प्रभाव ना पड़े संचारण से, क्योंकि हम संचारण से ही बचाना चाहते हैं, है ना। तो इसी कारण से क्या होता है, जो शुद्ध धातुएं होती हैं उनमें जो है हम अन्य धातुएं या फिर अधातुओं को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। और इस प्रकार से जो नया जो धातु बन करके तैयार होता है, इसको हम बोलते हैं मिश्र धातु। क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। ओके, क्या बोलते हैं, मिश्र धातु, है ना। कहने का मतलब ये है कि जो शुद्ध धातु जो होते हैं उनमें हम किसी अन्य धातु क्या कर देते हैं, धातु या फिर अधातु को उसमें मिला देते हैं, कुछ मात्रा मिला देते हैं उसमें, तब बन करके जो नया जो धातु तैयार होता है उसको हम बोलते हैं मिश्र धातु, ठीक है ना। और ये जो मिश्र धातुएं जो होती है वो जो है बहुत ही क्या होती है, कठोर भी होती है, टिकाऊ भी होती है, ठीक है ना। और निष्क्रिय प्रवृत्ति की होती है, मतलब जो है अन्य धातुओं से जो है आसानी से जो है क्रिया नहीं करते हैं। इसी कारण से ये जो है हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। इनका उपयोग हम कई सारी चीज़ों में करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम जो है किन किन चीज़ों में हम जो है इनका उपयोग जो है हम करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो है आपको बता रहा हूँ मिश्र धातु के बारे में। ये जैसे इस्पात है, आपने सुना होगा भिलाई स्टील प्लांट सुने होंगे, है ना। तो भिलाई स्टील प्लांट में जो है ये इस्पात बनता है, इस्पात, है ना। मतलब इस्पात किससे बनता है, इस्पात जो है मिश्र धातु है ना। स्टील जो बोलते हैं ना वो मिश्र धातु किसका, लोहा और कार्बन का। और लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है। इनका उपयोग किस में होता है, रेल की पटरियों को बिछाने में। रेल की जो पटरी बनी हुई रहती है लोहे की बनी होती है, तो वो भी जो है इस्पात का बना होता है, जिसमें लोहा और कार्बन दोनों क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, मिश्र धातु होते हैं। और मिश्र धातु होने के कारण से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर और टिकाऊ होते हैं। समझ में आ रहा है ना। पुल बनाने में, जहाज के जो है पार्ट्स बनाने में इनका उपयोग होता है। उसके बाद स्टेनलेस स्टील देखते हैं, ये भी मिश्र धातु किन से बने होते हैं, लोहा से, कार्बन से, क्रोमियम से, निकिल से बने होते हैं। इनका उपयोग जो है बर्तन बनाने में होता है और शल्य चिकित्सा के उपकरण में होते हैं। हम जो डॉक्टर लोग जो कैंची और बाकी सारी चीज़ें ऑपरेशन के लिए रखते हैं ना, वो सब क्या है, वो सभी चीज़ें जो है शल्य चिकित्सा के उपकरण है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कांसा। कांसा जो आपके घर में जो होता है, जिसको हम आप लोग बोलते हैं कांच का थाली या फिर कांच का बर्तन ऐसा बोलते हैं ना, वही क्या है, कांसा है। तो कांसा जो है तांबा और टीन के मिश्रण से क्या होते हैं, बने होते हैं। इनका उपयोग मूर्तियाँ बनाने में, सिक्के बनाने में इनका उपयोग होता है। उसके बाद हम पीतल को देखते हैं। पीतल का भी बर्तन आपके घर में होता है ना। तो तांबा और टीन के मिश्रण से क्या बनता है, पीतल का निर्माण होता है। पीतल जो है मिश्र धातु बनता है, ठीक है ना। और इनका उपयोग जो है बर्तन बनाने में, मशीन बनाने में इनका उपयोग होता है। उसके बाद जो है कुछ और, जैसे कि ये जर्मन सिल्वर है। तो जर्मन सिल्वर जो है तांबा और जिंक, निकिल तीनों को मिलाकर के जो है क्या होता है, जर्मन सिल्वर जो है बनता है। ओके, समझ में आ गया। अब जो है हम धातुओं, और यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि मिश्र धातु क्या होता है और इनका उपयोग क्या होता है, ठीक है ना। मिश्र धातुओं का उदाहरण भी देख लिए हम, इस्पात है, स्टेनलेस स्टील है, कांसा है, पीतल है, ये सब क्या है, मिश्र धातुओं के उदाहरण हैं। ओके, तो मिश्र धातु क्या होती है आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो है हम देखेंगे धातुओं और अधातुओं के उपयोग। तो आप जो है इनका उपयोग, तो आप जो है उपयोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि लोहा का उपयोग किन में है ना, किन किन चीज़ों में होता है। सोना चांदी का उपयोग किन में होता है, तांबा और एल्यूमिनियम का उपयोग, ऑक्सीजन का उपयोग, जिंक का उपयोग, कार्बन का उपयोग। ये आपका होमवर्क है, आप क्या करेंगे, आप जो अपने बुक में भर सकते हैं, है ना, कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ओके, बहुत सरल है। उसके बाद जो है, उसके बाद हम देखते हैं आगे, है ना। आगे हम देखते हैं जो लेड जो होता है, लेड का उपयोग जो है किसमें, लेड जो धातु है ना, इनका उपयोग जो है जैसे कि साइकिल है, मोटरसाइकिल के जो छर्रे जो होते हैं ना उनमें होता है, ठीक है। उसके बाद जो हम देखते हैं लेड का उपयोग जो है टाँका लगाने के तार में, है ना, और नलों के पाइप में भी जो है किसका उपयोग होता है, लेड का उपयोग होता है। टाँका लगाने के तार मतलब जो आप जो सोल्डिंग करते हैं ना, सोल्डिंग, तो सोल्डिंग करने के लिए जिस तार का उपयोग किया जाता है वो होता है लेड। क्या होता है, लेड, ठीक है। ओके, उसके बाद जो है जैसे टाइटेनियम धातु जो है, ये जो है कठोर धातु है टाइटेनियम। इस कारण से इनका उपयोग जो है मशीनों को विभिन्न भाग बनाने में, उपग्रह और रॉकेट के निर्माण में क्या होता है, इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि एल्यूमिनियम और सोने की पतली पन्नी है, इनका उपयोग जो है सरल विद्युदर्शी बनाने में किया जाता है, ठीक है। और क्लोरीन का उपयोग जो है जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इस कारण से क्लोरीन का जो है
पानी में डाला जाता है ना, जल शोधन करने में किया जाता है इनका उपयोग जो है। आयोडीन का उपयोग जो है टिंचर आयोडीन में रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है सल्फर का उपयोग दवाइयाँ हैं, बारूद पटाखे बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है आप क्या जान लीजिए जितने भी जो धातुएँ हैं उनका उपयोग क्या क्या होता है, उत्कृष्ट धातुएँ क्या होती है, संक्षारण क्या होता है, ये सब, और संक्षारण से कैसे बचा जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या कर लिए, जान गए। उसके बाद जो है आपके बुक में लेड एवं मरकरी धातु के दुष्प्रभाव जो है दिया हुआ है। इसको क्या करना है, इसको आपको जो है स्वयं पढ़ना है। लेड और मरकरी जो धातु होते हैं ना, ये जो है ये शरीर में पहुंच करके क्या करते हैं, जो जीव जितने भी जीव हैं इनके शरीर में पहुंच करके जो है विषैला प्रभाव उत्पन्न करते हैं ना। इनके कारण जो है कई प्रकार की बीमारियां क्या होती है हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। इसको आप जो है डिटेल से पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ का धातु शिल्प है ना, छत्तीसगढ़ का धातु शिल्प जो है इसको भी आप पढ़िएगा, है ना, कि जो है हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ कौन कौन से जनजाति के लोग जो है रहते हैं, इसमें दिया हुआ है। और वो जो है कौन कौन से जो है धातु शिल्प बनाते हैं, धातु शिल्प का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। जब आप नया रायपुर जाएंगे तो आपको ऐसा चित्र दिखेगा या फिर कहीं देखे होंगे, ठीक है ना। तो ये सब जो है धातु कला, जो धातु शिल्प कला है ना, उनके क्या है, ये सब जो है उनके द्वारा जो है बनाया जाता है ऐसी जो है मूर्तियाँ धातुओं से। तो इनके बारे में आप डिटेल से पढ़िएगा, ये आपका क्या है, होमवर्क है, ओके। और इस प्रकार से ये वाला आपका जो चैप्टर अध्याय 5 जो है क्या होता है, कंप्लीट होता है। और इनका जो है मैं नोट्स PDF के रूप में जो है अवेलेबल करा चुका हूँ। आप जो है वहाँ से काफ़ी जो है कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है। और जब नेक्स्ट बार मिलेंगे तो हम जो है नया अध्याय शुरू करेंगे, ठीक है ना। नया अध्याय में जो है आपका जो है यहाँ पर है कार्बन, अध्याय 6 जब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, कार्बन, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही।